गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो एफोरिज्म थ्री फुटनोट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे बेलाडोना जो है दिया जा रहा है। और बेलाडोना जो है ऑब्वियसली इन्फेक्शन को से प्रोटेक्शन दे रहा है इन्फेक्शन से। तो बेसिकली वैक्सीनेशन यही तो है कि हमको कोई भी अगर डिजीज होने वाला है तो उससे हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है। हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अभी और हम लोग रुक जाते हैं, बिकॉज जल्दी ही हम लोग एफोरिज्म 46 पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 181 वगैरह। जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे फोरशैडोइंग होता है। तो वो सारा कंसेप्ट हम लोग एक बार मतलब रिवाइज कर लेंगे, तो उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। एनीवे, मेरे को जो कहना था कि बहुत सारे लोग आप लोगों से ये कहते फिरेंगे कि होम्योपैथी इज अगेंस्ट वैक्सीनेशन, और वही लोग जो है आपको कोई आर्सेनिक तो कोई सीपिया तो कोई कैंपर लेके मार्केट में घूम रहा है, बांट रहा है, ये खा लो, इससे इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगा। बट ये डुअल बातें हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में होम्योपैथी, और दूसरी तरफ आप खुद वही काम कर रहे हैं। सो आपके पास आपका लॉजिक, आपका जस्टिफिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। होम्योपैथी में एक और चीज़, हम लोग केंट ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं। तो केंट ऑब्जर्वेशन में क्या बोले हैं? एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन प्रूवन है, तो एक ऑब्जर्वेशन ध्यान पे आ रहा है। तो क्या होता है इससे? जो मतलब स्ट्रेंथ मिलता है, इससे जो होता है हमारा जो फ्यूचर में होने वाले कोई भी अगर इन्फेक्शन होने वाला है, फ्यूचर में कोई भी डिजीज होने वाला है, तो उससे जब अगर हम प्रूविंग करते हैं तो हमको सेंसिटाइजेशन हो जाता है। ऑब्वियसली प्रूविंग जो होता है होना चाहिए, मतलब सेंसिटाइजेशन होता है माने प्रोटेक्शन मिलता है सिंपली। सो जो भी मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं मेडिसिन का, होम्योपैथिक मेडिसिन से ही इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन माने द मेडिसिन विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिमिलर पैथोजेनिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। कैसे हम लोगों को मतलब किसी भी एपिडेमिक डिजीज में मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी केस टेकिंग जब पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। केस टेकिंग में कैसे 100 102 में ये चीज़ बोला जा रहा है कि जीनस एपिडेमिकस कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। होम्योपैथी में होम्योपैथी को वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड द वैक्सीनेशन इज सिमिलर इंडिकेटेड। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस्ड हो और इंडिकेटेड। नॉन इंडिकेटेड अगर वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू ऐड एन आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। ओके, डॉक्टर डॉक्टर जेसी बर्नेट, जेम्स क्रॉम्पटन बर्नेट एक बहुत बड़े इंग्लिश होम्योपैथ थे। हम लोग उनमें से बहुत सारे लोग जानते हैं। उनकी बहुत सारी बुकलेट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कंडीशंस, डिजीज कंडीशंस पे। एंड उसी में एक बुक है उनका जो कि वैक्सीनोसिस पे बात करता है। वैक्सीनोसिस क्या है? वैक्सीनोसिस इज आर्टिफिशियल सिकनेस क्रिएटेड आफ्टर वैक्सीनेशन। अब अपने यहाँ एक डॉक्टर केसी भांजा हुए थे, डॉक्टर केसी भांजा, उन्होंने वैक्सीनोसिस के बारे में बात किया। तो डॉक्टर जेसी बर्नेट साहब ने क्या बोला था वैक्सीनोसिस के बारे में कि ये जो है कैसे होता है, ये होता है वैक्सीनोसिस जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इंडिविजुअल को वैक्सीन देते हैं तो उससे होता है। बट थोड़ा सा उनके ऑब्जर्वेशन को डॉक्टर केसी भांजा ने मॉडिफाई किया, और केसी भांजा साहब ने बोला कि देखिए साहब, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इंडिविजुअल को के बॉडी में अगर कोई फॉरेन प्रोटीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि साइकोटिक मायाजिन से मिलते जुलते हैं, जो कि
जिसको हम लोग वैक्सीनोसिस कहते हैं, वो वैक्सीनोसिस का नाम दिए थे। तो फॉरेन प्रोटीन का मतलब, फॉरेन प्रोटीन का मतलब कोई भी फॉरेन प्रोटीन। अब ये हो सकता है कोई एंटीबायोटिक का दिया जा रहा हो, ठीक है, वो भी प्रोटीन हो सकता है कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है कोई स्नेक बाइट हो, लाइक दिस, एनीथिंग फॉरेन प्रोटीन। सो बेसिकली वैक्सीनेशन में भी तो हम लोग प्रोटीन ही मैक्सिमम दिया करते हैं, तो प्रोटीन ही दिया करते हैं कहीं। जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, एंटीजेंस होती हैं, दे आर मोस्टली प्रोटीनेशियस, ठीक है। तो ये जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक फॉरेन प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और इस फॉरेन प्रोटीन को जो कि जरूरत इंडिकेटेड नहीं था, इसको अगर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ये वाइटलिटी के ऊपर जाके एक आर्टिफिशियल सिकनेस इम्प्रिंट कर देता है, एक आर्टिफिशियल सिकनेस क्रिएट कर देता है, जो कि हैनीमैन के साइकोटिक मैज से बहुत हद तक मिलता जुलता है। तो इसी को डॉक्टर जेसी बर्नेट ने नाम दिया था वैक्सीनोसिस। और इसमें डॉक्टर केसी भांजा ने क्या एडिशन किया था, इसमें डॉक्टर केसी भांजा साहब ने बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वैक्सीन ही हो, ये कोई भी फॉरेन प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोगों के प्रैक्टिस में क्या फ़ायदा है, सोचने वाली बात है। हम लोग तो ऑर्गेनॉन पढ़ रहे हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये जो मतलब वैक्सीन का या फॉरेन प्रोटीन के इंट्रोडक्शन से हम लोगों के होम्योपैथिक प्रैक्टिस में क्या फ़ायदा होने वाला है। ऑब्वियसली फ़ायदा होने वाला है। जब हम लोग किसी भी केस को ले रहे हैं तो जो एफोरिज्म 5 में लिखा है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें पेशेंट को अगर कोई एक्यूट डिजीज हुआ तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट हुआ, आई मीन पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक चला, ठीक है। पेशेंट को कोई वैक्सीनेशन हुआ, ठीक है, पेशेंट को कोई वैक्सीनेशन हुआ। नेक्स्ट, पेशेंट को कोई इंसेक्ट बाइट या स्नेक बाइट हुआ, लाइक दिस। सो ये सारे पॉइंट्स को हमको नोट करना पड़ेगा। और ये ध्यान देने वाला बात है कि अगर ये सारे पॉइंट्स हमको मिलते हैं हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट पॉइंट के रूप में मिलते हैं, वैक्सीनेशन मीन्स फॉरेन प्रोटीन के इनोकुलेशन का हिस्ट्री मिलता है, तो इसको नोट करके रखना पड़ेगा। और वहाँ से क्या ये एक इफेक्ट आ गया कि हमने देखा कि इसको फॉरेन प्रोटीन पड़ा, फॉरेन प्रोटीन का इंजेक्शन हुआ या इंसेक्ट बाइट हुआ या जो हुआ, जैसे भी हुआ, केस को फॉरेन प्रोटीन से एक्सपोजर हुआ, और उस एक्सपोजर के बाद क्या हुआ, उस एक्सपोजर के बाद ऐसा हुआ कि ये जो मतलब डिजीज है, इसका ये जो सिकनेस है, ये डेवलप हुआ, और ये थ्रू आउट लाइफ इसके कंटिन्यू किया। तो कब तक, जब तक कि हमने केस टेकिंग किया, ठीक है। अब केस टेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, यूज कब है, तो हम सारा मेडिसिन दे रहे हैं जो भी हमको मतलब लग रहा है कि ये मेडिसिन इस केस में इंडिकेटेड है, और इंडिकेटेड मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि दिस इज बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल सिकनेस, this is because of the artificial sickness imprinted by that vaccine on the vitality, और इसी को क्या बोला गया है, वैक्सीनोसिस बोला गया है। तो इस वैक्सीनेसिस के अगेंस्ट में जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन है, हम लोगों को पता है, थूजा है, मेजेरियम है, क्रोटेलस हॉरिडस है, एंटीमटार्ट है, लाइक इस टाइप के जो भी मेडिसिन हैं, ये सब के इंडिकेशंस को देखना है और केस को देखना है, और जो भी वेल इंडिकेटेड दिख रहा है इन सब में, उसको दे देना है। वंस you will be able to remove this vaccinosis, and then when you will use your indicated medicine, you will get
द बेनिफिट। सो ये भी एक एंगल है प्रिस्क्रिप्शन का, ये भी एक एंगल है प्रिस्क्रिप्शन का। हमको जानना चाहिए कि ट्रीटमेंट के बाद वैक्सीनोसिस डेवलप हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेसिस डेवलप हो सकता है। कैसा वैक्सीनेशन तो जो एलोपैथिक वैक्सीनेशन हो रहा है उसके बारे में। तो उस वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, उस वैक्सीनेशन के चलते जो आर्टिफिशियल डिजीज इंड्यूस हो गया है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको हटाने के बाद ही उस चीज को हटाने के बाद ही हमारी मेडिसिन बेटर वे में काम करेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे मेडिसिन को जहां तक पहुंचना है वो उसके इफेक्ट को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है, वो बीच में ही हिंडर कर दे रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मायाज। क्रॉनिक मायाज हम लोग पढ़े हैं तो हम लोगों को याद है। तो क्रॉनिक मायाज में केसेज में क्या लिखा जाता था कि केसेस क्योर होते हैं और फिर रिकर कर जाते हैं या फॉर्म बदल के आते हैं। तो सिमिलरली वैक्सीनेसिस के केस में बार बार पेशेंट को तरह तरह का प्रॉब्लम होगा, अदल बदल के प्रॉब्लम होगा, और आप इंडिकेटेड मेडिसिन दीजिएगा तो आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पाइएगा। आप सोचिएगा कि हाँ हमको ये मेडिसिन इतना डोज देने के बाद इतना दिन में ऐसा रिजल्ट मिलता है मोस्टली, बट इस केस में नहीं मिल रहा है। बट इन दैट केस व्हेन यू विल अप्लाई एनी medicine, any of the medicines like Thuja, Crotella solidus, Neserium, Entimtar, which are Silicea, which are known for bad effect of vaccination, and if you have once applied it, then after that you will get the desired result. उसके बाद अब आप मेडिसिन यूज कीजिएगा तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या हो सकता है? इंसेक्ट बाइट में स्नेक बाइट हो सकता है, स्कॉर्पियन बाइट हो सकता है, डॉग बाइट हो सकता है। अगर डॉग बाइट का केस है तो जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन आ रहा है बहुत अच्छा है। कई बार डॉग बाइट के केसेस में एक मेडिसिन होता है, हम लोग जानते हैं, हाइड्रोफोबिनम। ठीक है, तो वो भी हमको यूज करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन इंडिकेशंस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हम बोल रहे हैं, सोचने वाली बात है। वहाँ पे हर रोग का एक दवा, वो लोग हर किसी को अगर पोलियो हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी डिजीज हो रहा है, डिप्थीरिया हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, तो उसका एक यूनिवर्सल वैक्सीन एक बना के दे दिया है। ठीक है, एक यूनिवर्सल वैक्सीन बना के दे दिया है। बट यहाँ पे क्या है कि कॉज ये है, कॉज और प्लस इफेक्ट का जो नेट रिजल्ट है उसको कंसीडर करके और उसके हिसाब से हमको सिलेक्शन करना है। यही तो सिमिलिया है ना, यही है होम्योपैथी। ठीक है, सो होम्योपैथी में फिर से बोल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम्योपैथी इंडिकेटेड वैक्सीनेशन के लिए सपोर्ट करता है, और चूंकि नॉन इंडिकेटेड वैक्सीनेशन क्या करता है, आर्टिफिशियल सिकनेस क्रिएट कर देता है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्रिएट कर देता है। और हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं एफोरिज्म 74-75 के आसपास या 76 में, 74, 75 एंड 76 में, कि जो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं दे आर मोस्ट डिप्लोरेबल। बहुत कठिन होता है उसका ट्रीटमेंट, बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया नॉन इंडिकेटेड मेडिसिन मत दो, नॉन इंडिकेटेड मेडिसिन दोगे तो क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी जो है पेशेंट का, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। पेशेंट रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसका वाइटलिटी इस स्टेज में चला जाएगा। यही तो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज में होता है ना, नॉन इंडिकेटेड मेडिसिन देते हैं और उससे उसका ससेप्टिबिलिटी कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। सो ये नहीं करना है।
ये प्रॉब्लम है, इसको समझना होगा। दैट इज भाई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, नहीं है वैक्सीनेशन ऐसे करने के लिए। वैक्सीनेशन के एगेंस्ट हम नहीं है, वैक्सीनेशन के एगेंस्ट नहीं है हम, वैक्सीनेशन के जो मेथडोलॉजी है उसके एगेंस्ट है। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पकड़ के एग्जामिनर लोग बहुत रगड़ते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर नॉट अगेंस्ट द वैक्सीनेशन बट वी आर अगेंस्ट द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, क्लियर। सो ये यहाँ तक आई थिंक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग एफरिक 33 फुटनोट को देख लिए, समझ लिए। ठीक है, नाउ जो है एफरिक 34 में हम लोग जाएंगे और एफरिक 35 में जाएंगे। ठीक है, एफरिक 34-35 से एक नया स्टोरी शुरू होता है कि क्या व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एफरिक 34 में कुछ बातें बोले हैं। एफरिक 34 में क्या बोले हैं, फॉर क्योर जो भी आर्टिफिशियल डिजीज हम लोग दे रहे हैं, आर्टिफिशियल डिजीज का मतलब मेडिसिन, जो भी मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सो दैट एग्जिस्टिंग डिजीज को ये हटा सके, खत्म कर सके। जस्ट मैं रीडिंग दे रहा हूँ एफरिक 34 का, आप लोग इसका को रीड कीजिएगा। ठीक है, द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज is producible by medicines is however not the sole cause of their power to cure natural disease. In order that they may effect cure, it is before all things requisite that they should be, underline कीजिएगा, capable of producing in the human body an artificial disease similar as possible, underline, to the disease to be cured, यहाँ तक अंडरलाइन कीजिएगा, अंडर ब्रैकेट, which with somewhat increased power transforms to a very similar morbid state the instinctive life principle which in itself is capable of any reflection or any act of memory. It not only obscures and extinguishes and thereby annihilates the derangement caused by the natural disease in the 6th edition में बोल रहे हैं, in order by means of this similarity conjoined with its somewhat greater strength to substitute themselves for the natural morbid affection and thereby deprive the latter of all influences upon the vital force. This is so true that no previously existing disease can be cured even by nature herself by the accession of a new dissimilar disease, be it ever so strong, and just as little can it be cured by medicinal treatment with drugs which are incapable of producing a similar morbid conditions in the healthy body. जो चीज हम लोग एफरिक 28-29 में जिक्र किए थे, ये अगर सिमिलर मोर्बिड इफेक्शन आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट देता है तो फिर ही हम क्योर कर पाएंगे, अदरवाइज क्योर नहीं हो पाएगा, जो हम लोग 28-29 के में डिस्कस किए थे। एफरिक 24 के एक बार और रीड कीजिए। वैक्सीनेशन के बारे में पीएसएम से भी आप लोग पढ़िएगा, और वैक्सीनेशन के बारे में जितना क्वेश्चन उठता है उसको कलेक्ट कीजिए, उसका आंसर सर्च करने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, क्योंकि माय फ्रेंड पीएससी इंटरव्यूज में आप लोगों से वैक्सीनेशन शेड्यूल पूछा जाता है, और उसके बाद व्हाट इज योर स्टैंड ऑन वैक्सीनेशन, इस चीज पे निश्चित रूप से क्वेश्चन उठेगा, कड़वे क्वेश्चन उठेंगे, और इस यहाँ पे बड़ा मतलब आपको इंटेलिजेंटली जवाब देना होगा। ठीक है,
तो आप लोग क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए, सोचिए, समझिए और इसको बढ़िया से ये कीजिए, क्योंकि जीतने के लिए तैयारी पहले से जरूरी होती है। घर में आग लगता है तो कुआं खोदने से काम नहीं चलेगा। सो अगर पीएससी देना है तो प्रिपरेशन कीजिए और वैक्सीनेशन पे एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए, क्योंकि यहाँ आके सब चीज़ बताने के बाद हम लोग हमारे मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही वीक महसूस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन मेरे सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू।